सबको क्लियर है? कोई एक बोल दीजिए, मुझे थोड़ा सा पता चलता रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का टॉपिक विश्व इतिहास में पुनर्जागरण है। तो पहली चीज ये है कि जो पुनर्जागरण को कैसे समझा जाए। तो यहां पर आप देखेंगे कि पुनर्जागरण में क्या क्या चीजें हैं, हम क्या क्या देखेंगे। यहां पे हम देखेंगे सामंतवाद की एक जो बेसिक बात है कि सामंतवाद का पतन कैसे हुआ यूरोप में, और सामंतवाद के पतन के बाद किस तरीके से वहां पे स्थितियां बनने लगी और उन स्थितियों ने पुनर्जागरण को किस प्रकार हमारे सामने लाया। तो यहां पर आप टॉपिक देख रहे हैं कि सामंतवाद का पतन। ठीक है, तो सामंतवाद का पतन ये देखिए आप, ठीक है, देखिए सामंतवाद का पतन, एक ये टॉपिक आपको दिख रहा है, सामंतवाद का पतन। ये दिख रहा है आप सबको? जी सर। तो समझते चलेंगे कि पहले यहां पे हम ये समझेंगे कि क्या सामंतवाद का पतन कैसे हुआ, फिर हम देखेंगे पुनर्जागरण, धर्म सुधार, भौगोलिक खोजें और राष्ट्रीय राज्यों का उदय। ये हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, अब इसको ऊपर करेंगे तो ये आप देखेंगे कि जो 14वीं और जो 15वीं शताब्दी है उसमें मध्यकालीन जो व्यवस्था थी यूरोप में, उसका पतन हो रहा था पूरी तरह से। 14वीं 15वीं शताब्दी में जो यूरोप की मध्यकालीन व्यवस्था थी उसका पतन हो रहा था, और इसके पतन के केंद्र में सामंतवादी व्यवस्था थी। सामंतवादी व्यवस्था आप सभी लोग जानते होंगे कि जो फ्यूडलिज्म है, एक तरह से राजा के सहयोगी वो लोग जो जमीन के ऊपर अधिकार रखते थे, खेती करवाते थे लोगों से, वो सामंतवादी व्यवस्था है। और जो यूरोप का सामंतवाद है वहां पर एक तरह से किसान या मजदूर दास के रूप में था। लेकिन भारतीय सामंतवाद को अगर आप समझोगे तो भारतीय सामंतवाद वो व्यवस्था नहीं थी। गुप्तों के काल के बाद धीरे धीरे जब सामंतवादी व्यवस्था लगातार आपको भारत में भी दिखाई देगी, तो वहां पर किसान कृषि दास के रूप में नहीं थे। लेकिन यूरोप में किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। वहां पे जो नाइट्स थे या वहां पर जो लोग थे, जो सामंत थे, वो किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण करते थे। ठीक है, अब जब पुनर्जागरण जैसी जो प्रवृत्ति है, जो मनोदशा है, जब उसका विकास होने लगा, तो आप देखोगे कि सामंतवाद का पतन हुआ। कहां? पहले तो पश्चिम यूरोप के देशों में सामंतवाद का पतन हुआ, फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप में आप देखोगे कि राष्ट्रीय राज्यों की बात आने लगी। राज्य ऐसे बनने लगे, राजा को लोग ज्यादा मजबूत बनाने लगे। राजा मजबूत होगा तो क्या होगा? राजा मजबूत होगा तो व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, राजा मजबूत होगा तो व्यापारियों के हित सधेंगे, और इसीलिए आगे चलकर राष्ट्र की संकल्पना भी आई। ध्यान देंगे, राष्ट्र की संकल्पना भी इसी से जुड़ती है। धीरे धीरे आप इटली का एकीकरण देखोगे, जर्मनी का एकीकरण देखोगे, इंग्लैंड का बनना देखोगे, पूरे विश्व में एक लहर चल पड़ी कि किस प्रकार से देशों का या राष्ट्रों का निर्माण होगा। तो यहां पर यही बात आपको समझना है कि सामंतवाद का पतन हुआ, और धीरे धीरे सामंतवाद के पतन के बाद यहां पर इतिहासकार, बहुत सारे इतिहासकार हैं, जैसे इतिहासकार जो सतीश चंद्र हैं वो मानते हैं कि यहां पर जो भारत में अगर जो है सामंतवाद, वो एक तरह से लिबरल सामंतवाद है, लेकिन यूरोप का जो सामंतवाद है वो लिबरल नहीं है। अब सामंतवाद का पतन क्यों हुआ, अब इसको समझने की बात है कि सामंतवाद का पतन क्यों हुआ, इसके पतन के पीछे कौन से कारण थे। पहला तो आप देखोगे कि व्यापार वाणिज्य,
आप सबको दिख रहा है आराम से? क्यों? आप लोगों को दिख रहा है आराम से? जी सर। तो पहली चीज क्या है जो सामंतवाद के पीछे है, आप देखोगे यहां कि सामंतवाद के पीछे जो है पतन के लिए एक कारण यह है कि यहां पर व्यापार वाणिज्य का जब भी विकास होगा तो सामंतवादी व्यवस्था, जैसे मान लीजिए कि ये व्यवस्था है और अलग अलग इलाकों में सामंत बैठे हुए हैं और यहां पर व्यापारी हैं, अगर ये व्यवस्थाएं टूटेंगी नहीं तो क्या ये व्यापारी जो हैं अपना व्यापार कर पाएंगे? पहले बताइए, नहीं कर पाएंगे, कॉमन सी बात है। तो यहां पर यही बात समझना है कि व्यापार वाणिज्य का विकास होने लगा और एक धर्म युद्ध चल रहा था यूरोप में जिसको कहते थे क्रूसेड, और इसने क्रूसेड में जब यहां पर धर्म युद्ध हुआ तो धीरे धीरे एक तरह से लोगों का बहुत मोह भंग हुआ। ईसाइयत और इस्लाम के बीच में क्रूसेड का युद्ध हुआ था, ठीक है। और यहां पर इस युद्ध के बाद पश्चिम के जो लोग थे उनका पूरब के देशों के सामग्री के साथ परिचय हुआ कि जो पूरब के देश की वस्तुएं, मतलब भारत या दक्षिण पूर्व एशिया की जो वस्तुएं हैं, जैसे मसाला हो गया, सूती कपड़े हो गए, अन्य बहुमूल्य जो रत्न हैं, वो सारी चीजें, तो इनकी मांग यूरोप में बहुत तेजी से बढ़ने लगी, ठीक है। और आप देखोगे कि इस धर्म युद्ध के बाद जो क्रूसेड का युद्ध हुआ था, भूमध्य सागर का रास्ता फिर से यूरोप के लोगों के पास आ गया, ठीक है। और पूरब तथा पश्चिम के बीच में व्यापार वाणिज्य बड़े पैमाने पर होने लगा। जो पश्चिम के यूरोप के देश थे और जो पूरब का जो पूर्वी देश थे जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया, उनका आपस में इंटरलिंकिंग बढ़ गया और इसी इंटरलिंकिंग ने धीरे धीरे एक माहौल तैयार किया कि सामंतवादी व्यवस्था अब नहीं चल सकती। क्या क्लियर है? तो सामंतवादी व्यवस्था नहीं चल सकती। वहीं उत्तरी यूरोप तथा पूरब के नए शहरों में, उत्तरी यूरोप में और पूरब में जो यहां व्यापार हो रहा है, इस व्यापार ने हमेशा, जब भी ट्रेड होगा तो नए नए शहर जन्मेंगे। एक ध्यान देना, जब नया ट्रेड बनेगा, नए व्यापार के संबंध बनेंगे तो नए शहर उदय होंगे। और कहावत एक कही जाने लगी कि हवा ने लोगों को आजाद कर दिया। हवा ऐसी है कि व्यापार जहां देखिए लाभ होता हो, न कोई किसी का धर्म पूछता है। आपने कोई दुकान खोली, मान लो, उस दुकान में अगर आपको फायदा मिल रहा है तो क्या किसी का धर्म देके कोई सामान बेचते हो? क्या बोलो, बेचते हो? तो यही चीज यहां पर हो गई कि एक ऐसी हवा चलने लगी जिसने सबको आजाद कर दिया और अब लोग सामंतवाद की संकीर्णता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ओके, फिर व्यापार की वृद्धि के साथ साथ जब भी व्यापार बढ़ेगा तो ध्यान देना, आप सब जानते होंगे इकोनॉमिक्स का नियम है कि व्यापार प्रारंभिक स्तर पे तो वस्तुओं के आदान प्रदान से हो सकता है, लेकिन जब बड़े पैमाने पर हमको व्यापार करना है तो क्या मुद्रा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बोलो, करेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए? और करेंसी चाहिए हमें तो फिर तो चीजों की जो अदला बदली होती थी पहले, उसकी जरूरत है क्या? कि हम गेहूं देंगे तो तुम हमको चावल दे देना, हम चावल देंगे तो तुम हमको सब्जी दे देना। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? हमने देखा है ये व्यवस्था। गांव में पहले बहुत चलता था कि उनके यहां से आलू ले लिया तो आलू के बदले में कुछ दे दिया। तो अब ये व्यवस्थाएं नहीं हैं और सिक्कों के प्रचलन ने परिस्थितियों को बिल्कुल बदल दिया, चेंज कर दिया और एक कैपिटल आधारित इकोनॉमी डेवलप हुई। मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था और व्यवसाय के रूप में विकसित हुई। आगे चल के वही बैंकिंग सिस्टम और सारी चीजें आपको डेवलप दिखाई देगी। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? जितने लोग हैं क्लास में बोले, ठीक है। आगे देखें, अगर हम इसको आगे देखें, यहां आगे देखें कि अगर
सामंत जो हैं ये आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। आप देखोगे कि सामंतों की स्थिति क्या थी, सामंत हमेशा आपस में लड़ते थे, आपस में लड़ते रहते थे और कई सौ वर्षों तक युद्ध हुआ इन सामंतों के बीच में। आप देखोगे कि आपस में लड़ते थे और धर्म युद्ध भी चल रहा था, क्रूसेड, जो 200 वर्षों तक लड़ा गया और इस लड़ाई में बहुत सारे सामंत मारे गए। और इस लड़ाई के बाद राजाओं ने जब देखा कि सामंत कमजोर हो गए तो वहां पर हस्तक्षेप किया। ओके, जब राजाओं ने देखा कि सामंतों की स्थिति तो खराब हो गई है, सामंत पहले जो है क्रूसेड का युद्ध लड़ रहे थे, 200 वर्षों तक चला और उस युद्ध के बाद एक पूरा मौका मिल गया राजाओं को कि जो सामंत अपने आप को स्वायत्त बनाकर रखे हुए थे उन सामंतों के राज्य में या उन सामंतों के क्षेत्र में प्रवेश करने का। ठीक है, बारूद, समझिएगा कि बारूद क्या करता है। बारूद ने यूरोप के इतिहास को बड़े पैमाने पर जो प्रभावित किया। कैसे? इसका जब प्रयोग होने लगा तो जो मजबूत किले थे उनको तोड़ा जा सका। धीरे धीरे जो सामंत पहले अलग अलग स्थानों पे अपने आप को स्वतंत्र कर रखे थे वहां पर बारूद का इस्तेमाल किया गया और जब गोला बारूद का इस्तेमाल हुआ तो सामंती किलों को जीतना आसान हो गया और सामंतों को राजाओं ने दबा दिया। ठीक है, इसके अलावा नए व्यापारी, जब नया व्यापार होगा, सिक्का चलेगा, तमाम तरह की चीजें वस्तुएं बढ़ेंगी, तो आप देखोगे कि नए व्यापारियों ने सामंतों के विरोध का पूरा जो रास्ता अपनाया और धीरे धीरे राजा को मजबूत करना शुरू किया। इसीलिए राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना स्टार्टिंग में आपको दिखाई देगी। राष्ट्रीय राज्य, पहले आप देखोगे कि ब्रिटेन में आज भी क्या महारानी का शासन है कि नहीं है? अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे यूरोप में देश हैं जहां पर अभी भी राजाओं को जो प्रतीकात्मक रूप में रखा गया है। तो यहां आप देखोगे कि नए व्यापारियों ने सामंतों का विरोध करके राजाओं का हाथ मजबूत किया, क्योंकि उन्हें अपने व्यापार वाणिज्य में राजा की मदद चाहिए थी और यह मदद तब हो सकती थी जब सामंत कमजोर होते या सामंतों को दबाया जा सकता। तो ये बात है। इसके अलावा और क्यों यहां पे जो सामंतवाद का पतन हुआ, तो एक बीमारी फैली थी यूरोप में, ब्लैक डेथ जिसको कहते हैं, ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ ने भी सामंतवाद के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस बीमारी ने यूरोप में लाखों लोगों को काल के गाल में पहुंचा दिया। लाखों लोग मरे और जमीन जोतने के लिए, खेती करने के लिए, ध्यान देना, खेती करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा था और इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों को उनकी मजदूरी बढ़ाकर दी जाने लगी। किसान अब मजबूर नहीं खेती करने के लिए, अब इनकी जरूरत है और इनकी मजदूरी बढ़ी और धीरे धीरे किसानों की मांग की क्षमता बढ़ने लगी। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि पुनर्जागरण और धर्म सुधार ने भी, यहां पे पुनर्जागरण और धर्म सुधार ने भी सामंतवाद के पतन में अपना योगदान दिया। क्यों? क्योंकि अब तर्क और विवेक के आधार पर ऐसा माहौल बनने लगा कि हर बात में प्रश्न करो, प्रश्न पूछो, और तर्क और विवेक ने इस ऐसी विचारधारा बनाई, ऐसा माहौल निर्मित किया जो सामंती व्यवस्था से मेल नहीं खाता था। क्या क्लियर है? इतनी बात, सामंतवाद क्लियर है? अभी कुछ लिखवाया नहीं है, केवल समझा रहा हूं और लिखना भी नहीं है कुछ। रेनू, अंजू, नेहा, बताओ बेटा,
सब समझ में आया इतनी बातें? ओके, बहुत अच्छा। आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये तो बेस बनाना था, पुनर्जागरण, रेनेसा। पुनर्जागरण क्या है? पुनर्जागरण क्या है? इसको देखो, सामान्य अर्थों में पुनर्जागरण को अगर समझें तो पुनः जागना, कि आप कहीं सोए हो, उठ गए, इसका मतलब तो यही है पुनर्जागरण का, कि फिर से जागना। लेकिन व्यापक अर्थों में इसका मतलब है कि बौद्धिक रूप से और उदार रूप से एक अपने आप को पुनर्जीवित करना, एक प्राचीन यूरोप के आधार पर ऐसी प्रेरणा लेना जिससे नए यूरोप का निर्माण किया जा सके, और ऐसी दृष्टि बने लोगों की जहां आलोचना हो, अन्वेषण हो, इन्वेंशन हो, और सारी ऐसी प्रवृत्तियां जन्म ले रही हों, तो उसे हम कहते हैं पुनर्जागरण। फिर से समझो, पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? सामान्य फिर से जागना। व्यापक अर्थों में मतलब है कि एक ऐसा आंदोलन जो बौद्धिक हो, जो सांस्कृतिक हो, जो हमारी बुद्धि को बढ़ाता हो, हमारी संस्कृति को डेवलप करता हो, और प्राचीन यूरोप के जो अच्छे मूल्य हैं उन मूल्यों, अर्थात रोम, देखो रोमन सभ्यता का नाम सुना होगा आप सबने, ठीक है? प्राचीन यूरोप की रोमन सभ्यता के आधार पर एक ऐसी दृष्टि हो जहां आलोचना हो। लोग कहते हैं आलोचना हो रही साहब। अरे आलोचना तो बहुत अच्छी चीज है। आज आलोचना नहीं होती तो दुनिया में कोई भी सुधार नहीं हो सकता। आलोचनात्मक दृष्टि हो और अन्वेषणात्मक हो, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जब ये बात समझोगी तब चीजें और बेहतर समझ में। क्लियर है क्या सबको? आगे समझो। यहां पर आप देखोगे कि पुनर्जागरण क्या है। पुनर्जागरण एक मानसिक और बौद्धिक क्रांति है। कैसी क्रांति है? मानसिक और बौद्धिक क्रांति है। यह कोई राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन नहीं था। पुनर्जागरण न कोई पॉलिटिकल आंदोलन था जिसमें कोई राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन करना था, न धार्मिक आंदोलन था। तो एक कैसी क्रांति है? मानसिक है, मन के आधार पर, बुद्धि के आधार पर। यह ऐसी मनोदशा थी जिसने मनुष्य को चेतना से युक्त बताया। मतलब मनुष्य के पास चेतना है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हर चीज क्या पहले जो पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो इस क्रांति ने या इस पुनर्जागरण ने मनुष्य को चेतना से, जो वो विहीन था, उसको चेतना से युक्त बनाने का प्रयास किया। ठीक है। पुनर्जागरण ने यहां पर जो बौद्धिकता थी उसने आस्था के स्थान पर अपने आप को स्थापित किया। पहले मनुष्य क्या, भगवान ने कहा है ये चीज ऐसे करना चाहिए। अरे भाई, हम आस्था पे जीवन काट देंगे कि कुछ बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे? अगर बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो बौद्धिकता, और यहां पुनर्जागरण ने बौद्धिकता को आस्था के स्थान पर स्थापित किया। अब कहा, पहले क्या था? मानो तब जानो। पहले क्या कहते थे? हमारे यहां भी यही था कि भगवान को मानो, बाल गोपाल हैं, ऐसा है वैसा है, मानो तब जानो। जब तुम मानोगे तभी भगवान तुमको आगे चल के बताएगा। लेकिन अब यह परंपरा समाप्त हुई। अब क्या कहा गया? जानो तब मानो। पहले देख लो उसके बाद मानो। मतलब तर्क करो, बिना तर्क के कुछ मत मानो। यह पुनर्जागरण का मूल्य था। तर्क चाहिए और तर्क के आधार पर मूल्य जन्मेंगे। क्या क्लियर है? तो ये यहां पर बात हो रही है। और क्या है? मानववाद ने अंधविश्वास बहुत फैला था। स्वर्ग पहुंचने के पास मिलते थे, जो यूरोप में आप जानते हो।
स्वर्ग चाहिए तो चर्च के पादरी के पास जाओ, जितना उसका मूल्य है उस मूल्य को अदा करो और उसके बाद स्वर्ग का पास ले लो। ठीक है, तो स्वर्ग का पास चाहिए तो यहां पर अब मानवीय मूल्य ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए और अंधविश्वास का जो बोलबाला था उसके ऊपर दबाव पड़ा, क्योंकि यहां पर अंधविश्वास के स्थान पर आप देखोगे मानव केंद्र में आया, मानव के विषय केंद्र में आ गए। मानव के विषय केंद्र में आ गए बेटा, और जब मानव के विषय केंद्र में आ गए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। जो मानव पहले हाशिए पर था, मानव का मतलब तो कुछ है ही नहीं, जो कहो वही मान लेगा, लेकिन अब मानव के विषय केंद्र में आए। इतिहासकार डेविस कहता है कि पुनर्जागरण शब्द मानव के जो उसकी स्वतंत्रता के जो विचार हैं उसको आगे लाने का प्रयास करता है पुनर्जागरण। और मध्य युग में जो धर्म के लोग थे, धर्माचार्य थे, जिन्होंने मानव के अधिकारों को छीन रखा था, चर्च में जाओगे तभी पाप से मुक्त होगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये जो भावना थी जो मध्य युग की, उस भावना को समाप्त करके स्वतंत्रता के विचारों को अभ्युदय किया। जो मानव जकड़ा हुआ था हर जगह धर्म की जंजीरों से, उस मानव को मुक्त करने का प्रयास किया। ठीक है, यहां पर और क्या है, दुनिया की खोज। देखिए, पुनर्जागरण का जो मुख्य मूल्य है दुनिया की खोज करना, दुनिया की खोज और मनुष्य की खोज, ये दो मूल्य व्यापक आयाम है पुनर्जागरण के। दुनिया की खोज करो, और तब आप जानते हैं कि पूरे यूरोप के लोगों में होड़ मच गई। उन्होंने कई देशों की खोज की कि नहीं खोज की? अमेरिका खोजा गया, अफ्रीका तक लोग पहुंचे, भारत आए, दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला द्वीपों पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो दुनिया की खोज और मनुष्य की खोज, मानवता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता, लोकतंत्र, क्या ये मूल्य की खोज हुई कि नहीं हुई? हुई ना। तो इसी तरीके से हमको समझना पड़ेगा। यहां पर आप इतनी बातें अगर आपको आ गई हो समझ में तो आगे चले। ठीक है, और जो पुनर्जागरण का जो समय है, पुनर्जागरण का जो समय है उसे देखोगे तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का काल पुनर्जागरण का काल माना जाता है। ठीक है, और यह विचार 12वीं शताब्दी में यूरोप में दिखाई देने लगा था, मानवतावादी विचार। ठीक है, लेकिन समय क्या है इसका? 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में पुनर्जागरण आपको दिखेगा। ठीक है, आगे, पुनर्जागरण का जन्म इटली से क्यों हुआ? यह टॉपिक, इसको देखें कि पुनर्जागरण का जन्म इटली से क्यों हुआ। देखिए, इटली की जो भौगोलिक स्थिति थी, इटली को देखोगे कि वहां की भौगोलिक स्थिति भूमध्य सागर के पास आता था। वो इटली जो था भूमध्य सागर के पास था, और भूमध्य सागर की इसकी भौगोलिक स्थिति ने बहुत ज्यादा इसको एक अच्छी स्थिति में लाया कि ये अपने व्यापार को, वाणिज्य को बहुत बेहतर बना सके। और इसके परिणाम स्वरूप इस व्यापार के प्रोत्साहन से कई शहर बने, मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस, कई शहरों की स्थापना हुई, और इन शहरों में बहुत सारी चीजें डेवलप हुई, संग्रहालय बने, म्यूजियम्स बने, ठीक है, लाइब्रेरी बनी, बहुत सारे ऐसे स्थान बने, स्कूल बने, और यहां पर एक ऐसा माहौल बन गया कि विद्वानों को, इंटेलेक्चुअल्स को संरक्षण दिया जाए, कि संरक्षण दिया जाए। और इस संरक्षण के परिणाम के स्वरूप आप देखोगे कि वहां की जनता में एक नई चेतना का विकास हुआ। ठीक है, और नई चेतना का विकास हुआ, और इस पूरे
माहौल ने एक नए व्यापारिक वर्ग, जो व्यापार करने के लिए, जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उसका भी जन्म हुआ। और इटली की प्राचीन रोमन सभ्यता भी यहीं पे जन्मी थी। आप जानते हो इटली में ही जन्मी थी। तो ये देखो, इटली से पुनर्जागरण इसीलिए शुरू हुआ। और 1453 में कुस्तुनतुनिया एक स्थान है पूर्वी यूरोप का, यहां पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्कों और ईसाइयों के बीच में युद्ध हुआ और कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। और वहां से यूनानी विद्वान जो थे वो अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ, अपने जितनी सामग्री थी बेहतर, उसको लेकर इटली भाग कर आए। और ये लोग जब इटली आए तो इटली के शहरों में सामान्य जनता के बीच इन्होंने नए नए विचारों को रखा। जनता नए विचारों को समझने लगी, जनता सोचने पर विवश हुई कि किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए पुनर्जागरण इटली से इसलिए जन्मा। इटली में क्यों जन्मा? क्योंकि ये परिस्थितियां इटली में थी। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? बोलो, इतनी बात क्लियर है? थोड़ा बहुत अगर आपको अभी जब आप लिखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पुनर्जागरण में आप देखो कि यहां पर जो साहित्य है, कला है, विज्ञान है, उसका भी विकास आपको दिखाई देगा। ठीक है, हर क्षेत्र में यहां दिखेगी। और एक स्वतंत्रता का भाव, जो स्वतंत्रता की भावना है, उसने यहां पर एक नया स्थान क्रिएट किया जो मध्य युग में आपको नहीं दिखाई देगा। पुनर्जागरण के ही कारण आधुनिक विज्ञान, आप जो मॉडर्न साइंस देखते हो, उसमें पुनर्जागरण की चेतना आपको बहुत बेहतर तरीके से दिखाई देगी। सोच विज्ञान में आप देखते हो कि लॉजिकल अप्रोच पे बात होती है, तो पुनर्जागरण ने लॉजिकल अप्रोच डेवलप किया। लॉजिकल अप्रोच किस तरीके से डेवलप किया? आप देखो, साहित्य के क्षेत्र में ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे गए जिसमें धार्मिक जीवन के खोखले पक्षों को अभिव्यक्त किया गया। इरास्मस नाम का एक विद्वान था, उसने ऐसे ग्रंथ लिखे कि धर्म के नाम पर जो आडंबर फैले थे यूरोप में, उन आडंबरों के ऊपर प्रश्न उठाया। और उन आडंबरों के ऊपर प्रश्न उठाया। और पेट्रार्क जैसे विद्वान तो ये कह रहे हैं कि मानवता ही सबसे बड़ा मूल्य है। कुछ काम मत करो, अगर मानवीय मूल्य को समझ गए तो तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। मानवीय मूल्य अपने आप में सबसे बड़े मूल्य माने जाते हैं। कोई धर्म हम नहीं जानते, मानव सेवा करते हैं तो वो भी नर सेवा नारायण सेवा के बराबर है। तो ये बात भी यहां रखी गई। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे यहां पर कई ऐसे विद्वान थे, जैसे चित्रकला में हम देखें तो इटली में बहुत सारे ऐसे चित्र बनने लगे। इटली के एक विद्वान थे, कलाकार थे, जिनका नाम था जियाटो। इन्होंने बहुत सारे ऐसे चित्र बनाए जो मानव केंद्रित थे, जिसमें जो प्रकृति के आसपास के चित्र थे। इसी समय मोनालिसा का भी चित्र आपने देखा होगा, कभी अगर नहीं देखा है तो आप देखिएगा नेट पे। मोनालिसा का चित्र बना। इसी समय लास्ट सपर नाम का एक चित्र बना, जब अंतिम समय की यात्रा लोग करते हैं तो उसका चित्र भी बनाया गया। और लास्ट जजमेंट नाम के भी चित्र बने। तो ये तमाम ऐसे चित्र थे जिन्होंने एक नई सोच, एक नई विचारधारा को सामने लाने का प्रयास किया। ठीक है, अब मूर्तिकला भी आप जानते हैं, मतलब अब जितनी भी चीजें होंगी वो मानव को केंद्रित करके रखी जाएंगी। मूर्तियां ऐसी बनने लगी जिसमें मानव के दुख हो, मानव की प्रसन्नता हो, मानव की समस्याएं हो, उन समस्याओं से संबंधित मूर्तियां बनने लगी। ठीक है, तो ये चीज आप देखोगे। इसी तरह से विज्ञान की बात अगर करें तो विज्ञान में फ्रांसिस बेकन नाम का एक व्यक्ति है जो इस समय आया, जो आधुनिक
आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है फ्रांसिस बेकन। मॉडर्न साइंस का फादर कहा जाता है फ्रांसिस बेकन। बेकन ने एक वैज्ञानिक अप्रोच डेवलप किया, एक वैज्ञानिक सोच डेवलप की, और यहां ऐसे विद्वान हुए कि सब कुछ के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि कुछ भी बात हो पूछो, क्वेश्चन करो। इसीलिए कहा जाता है जो बच्चे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं वो इंटेलेक्चुअल होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर जगह पूछना है, लेकिन पढ़ते समय लगातार अपने आप से अनवरत प्रश्न पूछना ही चाहिए। यह बात कॉपरनिकस ने सूर्य से केंद्रित जो सिद्धांत है वो दिया, यहां पर अपनी अपनी सोच रखी। इसके अलावा कॉपरनिकस के समर्थन में कई जो गणितीय नियम थे वो उनको सुधारा गया। जब कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य केंद्रित है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, तब पूरे नियम बदल गए। पहले हम ये मानते थे कि जो पृथ्वी का चक्कर वो सूर्य लगाता है, तो अब क्या है, पूरा का पूरा यहां पे नियम बदला। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, और धीरे धीरे न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का ला दिया। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आधुनिक काल में पुनर्जागरण जो है एक क्रांति लेकर आया, जिसने लोगों की सोच को बदल दिया। क्या क्लियर है सबको? बोलिए, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है, आ जाइए, इसको बनाइए। कुछ दिख रहा है सबको? पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? अभी जो मैंने समझाया उसी का ये जो ब्रीफ है। इसको बनाइए, पुनर्जागरण। उसके बाद लिखिए 14वीं से 16वीं शताब्दी, और ये शब्द किससे बना है? फ्रेंच शब्द है, जिसका मतलब है फिर से जागना। किन किन क्षेत्रों में मानव जागा? साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान। मानव को केंद्र में लाया गया, मानव को केंद्र में लाया गया। आप देख रहे हैं ना, मानव केंद्र में आ गया। क्या आप सब अच्छे से बना पा रहे हैं? एक बार मुझसे मैसेज करिए। एक मिनट, ऊपर लिखा हुआ है पुनर्जागरण, यहां पे पुनर्जागरण लिखा हुआ, ऊपर हेडिंग बना देना पुनर्जागरण, ठीक है? और क्या इसमें है? लोगों की मानसिक स्थिति को, लोगों के एटीट्यूड में परिवर्तन लाया पुनर्जागरण ने। क्या किया? लोगों की मानसिक स्थिति में और एटीट्यूड में परिवर्तन लाया, ठीक है? और क्या किया? परलोक के स्थान पर इस संसार को केंद्र में लाया, परलोक के स्थान पर इस संसार को केंद्र में लाया पुनर्जागरण। क्लियर है? इतना बना लिया? एक बार मैसेज करेंगे, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। तेज अभी नहीं। सबसे पहले लिखा पुनर्जागरण कब शुरू हुआ? 14वीं 16वीं शताब्दी। एक मोमेंट था, हर क्षेत्र में दिखाई देता है। साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान, मानव केंद्र में पुनः जागना या फिर से जागना, यह फ्रेंच शब्द है। हो गया? रेनू, संध्या, नेहा, बताओ हो गया? आगे बढ़ें। जी सर।
आगे देखिए, इसको लिखते चलिए, लिखते चलिए। इसको लिखते, हाँ हाँ, अब इसको नोट्स में लिखना है, नहीं तो आपको याद कैसे रहेगा। अब लिखिए, मैं बोल रहा हूं, हेडिंग बनाइए, पुनर्जागरण सामान्य भूमिका। लिखिए, मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग लिखते जाइए। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण 14वीं से, पुनर्जागरण 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच, पुनर्जागरण 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप का एक प्रमुख आंदोलन था। यूरोप का एक प्रमुख आंदोलन था जिसका प्रारंभ इटली में हुआ, जिसका प्रारंभ इटली में हुआ। आवाज आ रही है सबको साफ? सबको आवाज साफ आ रही है? मैं बोल इसीलिए रहा हूं, आवाज साफ आ रही है ना? एक बार बताओ। ठीक है, आगे लिखिए। यह आंदोलन, यह आंदोलन प्राचीन यूरोप से प्रेरित, यह आंदोलन प्राचीन यूरोप से प्रेरित था। यह आंदोलन प्राचीन यूरोप से प्रेरित था और मध्यकाल की, और मध्यकाल की प्रतिक्रिया स्वरूप, और मध्यकाल की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित हुआ था। मध्यकाल की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित हुआ था। अगला पॉइंट, इस आंदोलन के कारण ही, इस आंदोलन के कारण ही साहित्य, कला, इस आंदोलन के कारण ही साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान आदि के क्षेत्र में, आदि के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की गई। आदि के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की गई। अब मानव को केंद्र में रखा गया। अब मानव को केंद्र में रखा गया। इस आंदोलन के कारण, इस आंदोलन के कारण लोगों को, इस आंदोलन के कारण लोगों को संसार की, लोगों को संसार की वास्तविक समझ हुई, संसार की वास्तविक समझ हुई और उनके सोचने के तरीके में, और उनके सोचने के तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। और उनके सोचने के तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जिसने पूरे यूरोप को, जिसने पूरे यूरोप को, जिसने पूरे यूरोप को बदल दिया, जिसने पूरे यूरोप को बदल दिया। अगली हेडिंग बनाइए, पुनर्जागरण की विशेषताएं। पुनर्जागरण की विशेषताएं, पुनर्जागरण की विशेषताएं। इसमें लिखिए, पहली विशेषता,
बुद्धिवाद तथा तर्कवाद पर जोर। पहली विशेषता, बुद्धिवाद तथा तर्कवाद पर जोर। बुद्धिवाद तथा तर्कवाद पर जोर। इसमें लिखिए, पुनर्जागरण के दौरान तर्क, बुद्धि, पुनर्जागरण के दौरान तर्क, बुद्धि और विवेक पर, पुनर्जागरण के दौरान तर्क, बुद्धि और विवेक पर विशेष बल दिया गया। विशेष बल दिया गया। आस्था के स्थान पर किसी भी चीज की जांच, आस्था के स्थान पर किसी भी चीज की जांच और परख पर विशेष बल दिया गया। जांच और परख पर विशेष बल दिया गया। इससे यूरोप के समाज में मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास हुआ। इससे यूरोप के समाज में मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास हुआ। क्लियर है? अगला पॉइंट बनाइए, व्यक्तिवाद की स्थापना। व्यक्तिवाद, इंडिविजुअल्स के राइट, व्यक्तिवाद की स्थापना। इसमें लिखिए, पुनर्जागरण के कारण ही व्यक्ति की गरिमा, पुनर्जागरण के कारण ही व्यक्ति की गरिमा और उसकी महत्ता, पुनर्जागरण के कारण ही व्यक्ति की गरिमा और उसकी महत्ता स्थापित हुई। मध्यकाल में जहां व्यक्ति की गरिमा, मध्यकाल में जहां व्यक्ति की गरिमा समाप्त हो चुकी थी, मध्यकाल में जहां व्यक्ति की गरिमा समाप्त हो चुकी थी और उसे भाग्य पर निर्भर बता दिया गया था, और उसे भाग्य पर निर्भर बता दिया गया था। इसके अलावा पादरी लोग व्यक्ति को सामर्थ्यहीन मानते थे। इसके अलावा पादरी लोग व्यक्ति को सामर्थ्यहीन मानते थे, किंतु पुनर्जागरण ने व्यक्ति की क्षमता पर अपना विश्वास जताया। हो गया? बोलते जाए, एक लोग कोई भी स्टार्ट कर दे जब मैं पूछूं। हो गया इतना? स्पीड बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, मानवतावाद। पुनर्जागरण की अगली विशेषता मानवतावाद। लिखिए इसमें,
मानवतावाद मानवतावाद पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु था। मानवतावाद पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु था। मध्यकाल में जहां धर्म, परलोक जैसे विषयों को मध्यकाल में जहां धर्म, परलोक जैसे विषयों को प्रमुख माना जाता था, विषयों को प्रमुख माना जाता था और मनुष्य को पापी कहा जाता था और मनुष्य को पापी कहा जाता था, पापी कहा जाता था। किंतु पुनर्जागरण ने मनुष्य की सांसारिक समस्याओं को मनुष्य की सांसारिक समस्याओं, उसके सुख दुख, मनुष्य की सांसारिक समस्याओं, उसके सुख दुख, हाँ, क्या लिखा? पुनर्जागरण ने मनुष्य के इहलौकिक समस्याओं, उसके सुख दुख तथा संवेदना को महत्व दिया। सुख दुख तथा संवेदना को महत्व दिया और यह माना गया कि मानव सभी बातों को जानने में सक्षम है। मानव सभी बातों को जानने में सक्षम है। और आगे लिखिए, सभी बातों को जानने में सक्षम है तथा मानव की समस्या का निदान ही वास्तविक लक्ष्य है। मानव की समस्या का निदान ही वास्तविक लक्ष्य है। क्लियर है? बोलो। अगला पॉइंट बनायो। अगला पॉइंट बनाइए, जो नेक्स्ट पॉइंट, पुनर्जागरण प्राचीन यूरोप से प्रेरित था। पुनर्जागरण प्राचीन यूरोप से प्रेरित था। इसीलिए यूरोप में खास तौर पे इटली में प्राचीन स्मारकों, खंडहरों और कलाकृतियों की पुनः खोज की गई तथा उन्हें संरक्षित भी किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट,
धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की स्थापना। अगला पॉइंट, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की स्थापना। इसमें लिखिए, हो गया इतना ना नेहा? जी सर। चलो ठीक है। इसमें लिखिए, पुनर्जागरण के दौरान यहां पे है धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की स्थापना। धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की स्थापना। इसमें लिखिए, पुनर्जागरण के दौरान मार्टिन लूथर किंग जैसे, पुनर्जागरण के दौरान मार्टिन लूथर किंग जैसे अनेक विद्वान हुए जिन्होंने अंधविश्वासों, रूढ़ियों, चर्च तथा भ्रष्ट पादरियों की आलोचना की। चर्च तथा भ्रष्ट पादरियों की आलोचना की। इसके अलावा धार्मिक कर्मकांडों, रीति रिवाजों में बदलाव लाने का भी प्रयास किया। रीति रिवाजों में बदलाव लाने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप यूरोप में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की स्थापना हुई। ठीक है। अगली हेडिंग बनाइए, पुनर्जागरण के कारण। इसमें पहला कारण लिखिए, धर्म युद्ध और पूर्वी दुनिया से संपर्क। पुनर्जागरण का कारण या पुनर्जागरण के कारण, पहला पॉइंट, धर्म युद्ध और पूर्वी दुनिया से संपर्क। धर्म युद्ध और पूर्वी दुनिया से संपर्क। इसमें लिखिए, वर्ष 1100, लिखते जाइए, अपनी कलम को रफ्तार दीजिए। वर्ष 1100 से 1453 के मध्य, वर्ष 1100 से 1453 के मध्य ईसाइयों तथा तुर्कियों में 3 धर्म युद्ध लड़े गए। ईसाइयों तथा तुर्कियों में, ये कौन थे? तुर्की मुसलमान थे। ईसाइयों तथा तुर्कियों में 3 धर्म युद्ध लड़े गए। अंतिम रूप से 1453 में
तुर्की आक्रमणकारियों ने 1453 में तुर्की आक्रमणकारियों ने पूर्वी यूरोप के कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप बड़े संख्या में पादरी विद्वान इस स्थान को छोड़ने के लिए इस स्थान को छोड़ने के लिए विवश हुए और ये लोग प्राचीन पांडुलिपियां तथा विपुल ज्ञान के भंडार के साथ यूरोप के अलग अलग देशों में पहुंचे, जिससे यूरोप के लोगों को अपनी प्राचीन उपलब्धियों की जानकारी मिली और पुनर्जागरण को बल मिला। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। हो गया ना इतना? हो गया इतना? ठीक है, पैराग्राफ चेंज। कुस्तुनतुनिया के पतन के कारण यूरोप के लोगों का पूर्वी देशों के साथ संपर्क समाप्त हो गया। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहीं पे है। यूरोप के लोगों का पूर्वी देशों के साथ संपर्क समाप्त हो गया, क्योंकि अरबों के द्वारा कुस्तुनतुनिया के रास्ते पर रोक लगा दी गई। परिणाम स्वरूप रोक लगा दी गई। देखिए, किसी को रोका जाता है तो उसके या तो सकारात्मक परिणाम आते हैं या तो नकारात्मक, लेकिन यूरोप के लोगों ने सकारात्मक परिणाम निकाला। जो ये खोजें हुई ना, जो समुद्री यात्राएं हुई, वो इसी की देन है कि कुस्तुनतुनिया के जो व्यापारिक मार्ग पर रोक लगी, तो इसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, कहां तक लिखा? रोक लगा दी गई। आगे लिखिए। इससे यूरोप में
नवीन वैकल्पिक मार्गों की खोज शुरू हुई। इससे यूरोप में नवीन वैकल्पिक मार्गों की खोज शुरू हुई। फलस्वरूप डियाज द्वारा केप ऑफ गुड होप कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज, वास्को डिगामा द्वारा भारत की खोज, आदि की गई। वास्को डिगामा द्वारा भारत की खोज आदि की गई। इससे संसार के प्रति यूरोप के लोगों की समझ और व्यापारिक क्रियाकलाप का विस्तार होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, कागज और मुद्रण कला का विस्तार। जर्मनी के, इसमें लिखिए, जर्मनी के गुटेनबर्ग के द्वारा टाइप मशीन और इंग्लैंड के कैक्सटन द्वारा छपाई मशीन का आविष्कार किया गया। कैक्सटन द्वारा छपाई मशीन का आविष्कार किया गया। इससे बहुत कम कीमत पर पुस्तकों की छपाई प्रारंभ हुई। और ज्ञान का तेजी से प्रसार हुआ। ठीक है। अगला पॉइंट बनाइए, शासकों का संरक्षण। अगला पॉइंट, शासकों का संरक्षण। इसमें लिखिए, यूरोप के अनेक देशों में शासकों द्वारा विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों, यूरोप के अनेक देशों में शासकों द्वारा विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों को संरक्षण दिया गया, जिसके कारण
उच्च कोटि के साहित्य, जिसके कारण उच्च कोटि के साहित्य, कला, ज्ञान आदि को बढ़ावा मिला। उच्च कोटि के साहित्य, कला, ज्ञान आदि को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट पॉइंट, सामंतवाद का पतन। सामंतवाद का पतन। तेरहवीं और 14वीं शताब्दी में ही, 13वीं और 14वीं शताब्दी से ही, 13वीं और 14वीं शताब्दी से ही यूरोप में, 13वीं और 14वीं शताब्दी से ही यूरोप में सामंतवाद का पतन हो रहा था। सामंतवाद का पतन हो रहा था। इससे एक शांतिपूर्ण और स्वतंत्र वातावरण का विकास हुआ। इससे एक शांतिपूर्ण और स्वतंत्र वातावरण का विकास हुआ। सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई। सामाजिक गतिशीलता मतलब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने लगे, जुड़ने लगे। सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप साहित्य, कला, विज्ञान आदि के विकास को, परिणाम स्वरूप साहित्य, कला, विज्ञान आदि के विकास को प्रोत्साहन मिलने लगा। प्रोत्साहन मिलने लगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मानवतावादी विचारों का प्रभाव। मानवतावादी विचारों का प्रभाव। मानवतावादी विचारों का प्रभाव इसमें लिखिए, पुनर्जागरण के केंद्र में मानवतावादी विचारधारा थी। पुनर्जागरण के केंद्र में मानवतावादी विचारधारा थी, जिसके तहत मानव गरिमा, सुख सौंदर्य, मानव की शक्ति तथा उसकी क्षमता पर बल दिया गया। इससे नवीन विचारों, रुचियों तथा नवीन खोजों को बल प्रदान हुआ। नवीन खोजों को बल मिलने लगा। ऐसे लिख दो, बल मिलने लगा। और पुनर्जागरण की परिस्थितियां निर्मित हुई। ठीक है, क्या क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? अब पुनर्जागरण का अगर हम ये देखें कि उसका जो प्रभाव क्या हुआ, इफेक्ट क्या पड़ा, तो थोड़ा सा समझ लें। इसको कल लिखाएंगे, आज थोड़ा समझ लें केवल। पुनर्जागरण का प्रभाव आप देखेंगे तो आपको जो है
आर्थिक स्तर पे दिखाई देगा, सामाजिक स्तर पे दिखाई देगा, राजनीतिक स्तर पे और सांस्कृतिक स्तर पे। आप देखेंगे हर स्तर पे आपको इसका प्रभाव दिखाई देगा। पुनर्जागरण का जो प्रभाव है बेसिकली वो दीर्घकालिक है और बहुआयामी है। ठीक है, दीर्घकालिक है और बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। अभी लिखना चाहते हैं तो अभी लिखा दूं इसको समझना चाहते हैं पहले जो प्रभाव वाला है। पुरुषोत्तम, जी सर। ठीक है, पहले इसको समझो। पुनर्जागरण का जो है प्रभाव, आप देखो अभी मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया था कि क्षेत्रीय भाषा, इस समय आप देखोगे तो क्षेत्रीय भाषा अगर हम देखें कि जो सांस्कृतिक स्तर पे जो प्रभाव पड़ा तो क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। इस समय साहित्य का लेखन शुरू हुआ बड़े पैमाने पर। इटालियन भाषा, चूंकि आप जानते हैं इटली से पुनर्जागरण के तत्व जो निकले थे, तो इटालियन भाषा का विकास हुआ। फ्रेंच, अंग्रेजी, ठीक है, जर्मन, डच, स्पेनिश, ये सारी भाषाएं अब धीरे धीरे डेवलप होने लगी। ठीक है, इसके अलावा साहित्य के जो पहले के विषय थे और अब के जो विषय हैं, पुनर्जागरण के समय के विषय, वो अलग हो गए। पहले यही था कि यहां स्वर्ग है, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं तो नरक में जाओगे। अब तमाम वो बातें थी, अब वो विषय बदल गए। अब मध्यकाल की अलंकारिक भाषा का स्थान जो आप देखोगे सहज संवेदना ने ले लिया कि मानव के सुख दुख की बातें की जाने लगी। अब सहज और संवेदना के पक्ष का विकास हुआ। ठीक है, नई कविता का विकास हुआ कि नए तरीके से जो कविता है उसको कैसे रखेंगे, सौंदर्य पक्ष को, जो नेचर है उसके ऊपर जो कविताएं लिखी गई। इसके अलावा जो नाटक लिखे गए या जिन नाटकों का मंचन हुआ उसमें मानव की संवेदना को उठाया गया। और जो गद्य लेखन हुआ उसमें भी इन्हीं विषयों को सामने लाया गया। और कैसे साहित्य विकसित हुए? आलोचनात्मक साहित्य विकसित हुए, क्रिटिकल, कि यही नहीं कि एक ही चीज बहुत अच्छी है। अब आलोचनात्मक साहित्य का विकास यहां आपको दिखाई देगा। बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप देखोगे कि दांते की डिवाइन कॉमेडी, जिसमें आलोचनात्मक ढंग से अपनी बातों को रखने का एक यहां पर प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज के लिए ही आपके पास इतनी बातें हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम थोड़ा विज्ञान पे बात करें, अगर विज्ञान पे बात करें कि विज्ञान पे क्या प्रभाव पड़ा, तो इस समय आप देखेंगे कि विज्ञान में जो प्रयोग पर, प्रेक्षण पर और अनुसंधान पर बल दिया गया, तीन चीजों पर, प्रयोग, प्रेक्षण और अनुसंधान, इस पर बल दिया गया और वैज्ञानिक खोजों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया कि जो वैज्ञानिक खोज करो, खोज वैज्ञानिक की जाए। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहां पर भौतिक और खगोल विज्ञान, ये जो भौतिक जो फिजिक्स है और खगोल विज्ञान पर बल दिया जाने लगा। ठीक है, यहां बहुत सारी चीजें हुई। कॉपरनिकस को देखोगे तो इन्होंने भी एक अपनी थ्योरी दी। जो गैलीलियो ने, इसके पहले भी हमने आपको बताया कि वो दूरबीन का आविष्कार किया। केपलर ने जो ग्रह थे उनकी चाल को सामने रखा कि कैसे ग्रह चलते हैं, ये बात समझाई। तो इस प्रकार के नए नए प्रयोग, वैज्ञानिक खोजें, धातु तथा
जो रसायन विज्ञान है उस पर भी यहां पर आपको काम दिखाई देगा। ठीक है, नए खनिज की खोज होने लगी। ठीक है, जो चिकित्सा विज्ञान पे आइए तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण सिद्धांत दिया कि हमारे शरीर में जो रक्त का कैसे परिसंचरण होता है उसकी बात बताई। तंत्र की रूपरेखा कि जो मानव तंत्र है उसकी रूपरेखा क्या है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि अब ऑपरेशन कैसे किया जाएगा उसको भी लेकर बहुत ज्यादा वो डेवलपमेंट हुआ। तो एक प्रकार से ये पूरा जो समय है उसमें नवीन खोज तमाम चीजें सामने लाई गई। क्या क्लियर है सबको? क्यों क्लियर है? बताइए, इतनी बातें क्लियर हैं? पुरुषोत्तम, रेनू, यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही। अब आपकी क्लास जो है वो मंडे को होगी। ठीक है, तो उस दिन थोड़ा सा समय और इंक्रीज करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सर। सभी लोग अपना ध्यान रखिए।